छात्रों में आपका शिक्षक दीपक सिंह। और आज एक ऊर्जा से भर देने वाली रचना के साथ साथ हम लोग पर्यावरण सामान्य आधारित विषय में पर्यावरण को पढ़ेंगे। पर्यावरण को पढ़ें क्या, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेंगे, जो कि एक तरह से प्री बोर्ड आपका और एग्ज़ाम के समय आएगा और काम आएगा आपको। और जानना भी चाहिए आपको कि सामान्य आधारित विषय में हमारे 3 टॉपिक हैं: पर्यावरण, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास। तो आज कक्षा 11-12 दोनों के लिए हम पर्यावरण को देखते हैं कि पर्यावरण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। अगर आपको आते हैं तो निश्चित रूप से मैंने कई बार आपको बताया है कि इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 70, 60, 70, 70 तो लगभग सभी लड़के पा जाते हैं। 100 नंबर का पेपर है, अनिवार्य विषय है ऑटोमोबाइल, रेडियो, टेक्सटाइल, चाहे जो भी ट्रेड हो, व्यावसायिक शिक्षा की, तो ये उसमें काम आएगा। और ऊर्जा में भर देने वाली रचना तो आप सब लोगों की याद है, इसको हम पढ़ भी देते हैं। हो गई है पीर पर्वत की सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। जिस समय हमारा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हर कहीं से आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो शिक्षा की आग है और ये शिक्षा की आग सबको बदलेगी। और इस पर आप लोग निश्चित ध्यान दें। और पढ़ाई, व्यवसायिक शिक्षा एक व्यवसाय पूरक शिक्षा है और व्यवसायिक शिक्षा आने वाले समय में अगले शिक्षा नीति में ये एक तरह से देखिएगा, आपको इसमें बहुत परिवर्तन मिलेगा। आइए हम पर्यावरण को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसलिए मैं हर पेज को थोड़ा रोकूंगा और एक पेज पे छोटा सा कॉन्सेप्ट कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। परिधन आवरण मतलब आपके चारों ओर जो चीज़ हैं, पेड़ पहाड़, जीव जंतु, ये सब आपके पर्यावरण के अंग हैं। और इसी में आपसे छोटा सवाल पूछता है, परिस्थितिकी क्या है। परिस्थितिकी क्या है? जीवों का अध्ययन का विज्ञान है ये। 1 नंबर का सवाल अक्सर पूछ लेता है। और इसका महत्व क्या है? देखिए छात्रों, महत्व और आवश्यकता 2 अलग चीज़ हैं। महत्व आपका, आप खेती करते हैं तो उसका एक महत्व है, और भोजन जो आप करते हैं वो आपकी आवश्यकता है। इतने से अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए पर्यावरण की आवश्यकता आपको ऑक्सीजन के लिए है। पेड़ आप रहने चाहिए, लेकिन आप उसको काटते हैं अपनी इमारती लकड़ी के लिए, तो वो आपकी ज़रूरत है। तो आवश्यकता और महत्व को आप खुद अपने हिसाब से 5 लाइन 10 लाइन ही लिखना रहता है, आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज इस पर्यावरण को हम ख़त्म करेंगे। 11-12 दोनों की बुक से मैंने इसको लिया है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट एक आता है पर्यावरण का शक्ति के संसाधन आप जानते ही हैं। कोयला है, खनिज तेल है, विद्युत है, अणु शक्ति है। और इनके पर्यावरण के संसाधन भी आप जानते हैं, भूमि, जल, खनिज, वनस्पति, ये सब पर्यावरण के संसाधन हैं। और शक्ति के 4 का उल्लेख कर दीजिए। ऊर्जा संरक्षण का मतलब है, संरक्षण मतलब उसको कैसे आप बचाएंगे। तो गाड़ी को एक लिमिट सीमा तक चलाएंगे तो पेट्रोल डीजल कम लगेगा, धुआं कम उड़ेगा। उसी तरह से बिजली, पेट्रोलियम के भंडार में भी आप 15% तक की कमी कर सकते हैं। ऊर्जा के परंपरागत जो 2 स्रोत हैं अगर आपके पूछता है, तो कोयला और एक खनिज तेल है, जो कि आपको भगवान ने ज़मीन में दे रखा है। तो खनिज संसाधन में ये आपका आता है। आगे हम देखें, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे हम देखें तो पर्यावरण का से संबंधित ही है। वनों का मतलब लाभ है, आपसे पूछ रहा है। तो जलवायु वन ही देता है, वर्षा भी देता है, और भूमि का कटाव का भी नियंत्रण करता है, बाढ़ पर भी नियंत्रण करता है। और वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, एक वृक्ष 10 पुत्र समान है। और इसका तो आप सब लोग जानते हैं। और विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों के नाम बताइए, तो वही भूमि, जल, खनिज और ऊर्जा। और उसके स्रोत तो प्राचीन समय में तो आप जानते ही थे कि आप मानव शक्ति थी, ऊर्जा का स्रोत था आपका, पशु शक्ति थी, लकड़ी था। लेकिन आज की डेट में तो बहुत सी चीज़ हैं ऊर्जा के स्रोत में, कोयला और डीजल वगैरह तमाम चीज़ें आ गई हैं।
फिर आप देखते हैं अगले चैप्टर में हम, तो उसमें भी आपसे बहुत ही आसान ये चैप्टर है। इसमें आपसे पूछा है भारत की खनिज संपदा की क्षमता लिखिए। तो बहुत सी खनिज क्षमता है हमारे पास, और पाए वाले बहुत से खनिज पदार्थ जैसे लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, विशाल भंडार है भारत हमारा इस मामले में, और स्वावलंबी भी है इस मुद्दे पे। लोहा में कई खनिज पदार्थों में हमारा देश स्वावलंबी है। और रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करने से आप जानते ही हैं मिट्टी पानी दोनों दूषित हो रहे हैं, नदियाँ दूषित हो रही हैं। और वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, इनका अनुपात अक्सर आपसे पूछ लेता है। तो ऑक्सीजन हमेशा 21%, नाइट्रोजन आपका 80% परसेंट तक, और वायु में बाकी जो है 1% में है। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट में ले लें, ये भी आपके लिए मैं रोक रहा हूँ 1 सेकेंड कि आप इसको स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो आपका मृदा अवक्रमण से क्या है। अवक्रमण का मतलब वही है कि आप जो रासायनिक खाद मिला के उसकी क्षमता को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो यही आपका मुख्य रूप से अवक्रमण है। अवक्रमण मतलब मिट्टी को आप खराब करना। और मृदा प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं जिसमें जो खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, परंतु जब इसके हम मिश्रण में आप जो है इसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देंगे, तो कुप्रबंधन से ये होता है मृदा प्रदूषण। और मृदा अवक्रमण, ये अवक्रमण और प्रदूषण का सही मतलब अर्थ जानिए, सही उपयोग किया जाए तो ये अवक्रमणित नहीं होगी। मिट्टी का सही उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार किया जाए कि जो है कि मिट्टी का विनाश ना हो। तो ये अवक्रमण से संबंधित रखेगा। और प्रदूषण वही है कि जो आप उसमें खनिज तत्वों को मिला के, रासायनिक खादों को मिला के उसके प्रदूषित कर देते हैं मिट्टी को। खनिज संसाधनों के संदोहन, भारत के खनिज संसाधन की क्षमता ये आप जान ही रहे हैं, बहुत है। और उसके बाद इसमें अगर हम और इम्पोर्टेंट देखें पर्यावरण में, तो आप देखें वन विनाश के 4 प्रमुख कारण बताइए। वन विनाश अगर होगा तो जनसंख्या, खाद्य समस्या, बहुत सी समस्याएं आपके पास आएंगी। उत्तराखंड में भी आया ही था वन काटने से। और शक्ति के 4 संसाधन तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, अणु शक्ति, जल शक्ति, खनिज शक्ति, कोयला शक्ति। भारत में कौन सी मिट्टी जो है रत्न गर्भा कहलाती है, तो दक्षिण पठार में ही पाई जाती है मिट्टी, यह काले रंग की होती है और नमी रोकने की इसके अंदर बहुत क्षमता है। और लोहा और पोटास और चूना आदि इसके अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे रत्नगर्भा मिट्टी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट में और आ जाइए तो 4 औषधीय पौधों के नाम बता दीजिए। तो आप सब लोग जान रहे हैं, गांव में भी देखते हैं, नीम आपका आई है, अश्वगंधा है, और आप एलोवेरा आजकल आप जान गए हैं, तुलसी तो आपके घर में ही होगा, चंदन है, तमाम तरह के हैं। और पर्यावरण को किस प्रकार संतुलित रखा जा सकता है, तो वर्षा को आकर्षित करने के लिए आप पेड़ लगाएं, बाढ़ आने के लिए, भूमि संरक्षण को रोकने के लिए पेड़ लगाएं। तो ये सब करने से आप जो है पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। वायु प्रदूषण से भी मुक्ति पा सकते हैं जो कि हमारे औद्योगिक क्षेत्रों से निकल रहा है। अगला हम देखते हैं पेज पे, तो पाते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या है। तो अति जनसंख्या का क्या अर्थ है। अति जनसंख्या मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि होती है, तो अति जनसंख्या का आप एक लाइन में अगर कहना चाहें तो एक अनुपात है, जैसे कि जो खाने की चीज़ें हमारे पास हैं, जब उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो उस दृश्य में ये कहा जाएगा कि जनसंख्या अति हो गई। और इसी पर हम जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं। और अनुकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट समझ गए। अतिशय जनसंख्या का मतलब वही कि खाना कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। और जनसंख्या विस्फोट भी इसी को कहेंगे कि एक समय ऐसा आएगा किसी को खाने को नहीं मिलेगा, कुछ खाएंगे कुछ नहीं खाएंगे।
अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या वही है कि मतलब जितना खाने को है उतना ही जनसंख्या है। तो ये एक लाइन में समझ लेने वाली बात है। और औद्योगिकरण का पर्यावरण पर जानते ही आप क्या प्रभाव पड़ रहा है। चिमनियाँ जो है हमको हीट दे रही हैं। गाजीपुर में तो राख उड़ा रही है चिमनी, और भट्ठों में से हीट निकलती है जिससे कि आपका वातावरण गर्म होता है। और गर्मियों में आप महसूस करते होंगे कि जो है हमारी गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ी है। आगे अगर हम बढ़ें तो नीचे से देखें कि जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो जल भराव की भी होगा, और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाएगी। वन भी आप काटेंगे जो है अपना खेती के लिए, तो तमाम तरह की जनसंख्या बढ़ेगी तो ये तो होगा ही। जनसंख्या राष्ट्र के लिए बोझ कब बन जाती है? और ये बोझ तब बन जाती है कि जब पर्यावरणों की संसाधन की तुलना में पर्यावरण के संसाधन नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या बढ़ेगी कैसे? जनसंख्या बढ़ेगी वही आप पठार तोड़ देंगे, पर्वत तोड़ देंगे, पेड़ काट देंगे। तो इसलिए उस समय जनसंख्या राष्ट्र के लिए बोझ बन जाती है, और जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा अक्सर पूछता है, अम्लीय वर्षा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये कोयला से निकलता है और ऊपर जाके बादल में मिल के, और जब ये बादल से HCl अम्लीय वर्षा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वर्षा होती है, तो ये जहाँ जहाँ मतलब कोयला का हो रहा है, जलाया जा रहा है, उसके कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। और इसके प्रभाव से पौधे सूख भी जाते हैं। बहुत खतरनाक वर्षा है, इसको आप देखे होंगे गांव में। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक नंबर का आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये अक्सर पूछ लेता है आपसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। वही जो है तापमान, औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी जब आपका ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। ये पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं और इनका स्रोत भी क्या है, कहाँ से ये निकलती हैं। तो उर्वरक के प्रयोग से, बायोगैस के प्रयोग से, आग बुझाने वाले उपकरणों से। तो इनसे जब ये गैसें निकलती हैं, ये एक तरह से हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर वो होती है जो सूर्य के प्रकाश में से परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तो उस ओजोन परत में जब ये ग्रीन हाउस, ये गर्म हमारा वातावरण जाता है, तो उसमें छेद हो रहा है ओजोन परत में। तो जब छेद होगा तो सूर्य की किरणें जो हमारे त्वचा को कैंसर, हमारी त्वचा में कैंसर कर सकती हैं, परावैंगनिक किरणें उनकी, तो वो उस छिद्र के सहारे होकर ज़मीन पर पड़ने लगेगा, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। आगे हम देखते हैं तो पर्यावरण में अगर हम ये उठाएं तो जलवायु पर आधारित फसलों का विवरण दीजिए। खरीफ, रबी, गेहूँ, चना, और खरीफ में धान, कपास, चावल आप जानते हैं। जायद की फसलों में भी आप जुलाई अगस्त के बीच में बोई जाती है। तो ये चीज़ आपकी एग्रीकल्चर की है, सबको जानता है। जल क्रांति क्या है? वाटर लॉगिंग, जब ये एक तरह से है जल क्रांति, इसी को कहते हैं वाटर लॉगिंग। यह अधिक मतलब जल अधिक मात्रा में जब भर जाता है किसी खेत में, तो वहाँ पर वो ज़मीन खराब होती है, तो उससे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो उर्वरकों में जो रासायनिक खाद का आप प्रयोग करते हैं या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो आपका खेत पे क्या असर होगा, तो वो आप आराम से लिख सकते हैं कि आपकी मिट्टी आपकी अनुपजाऊ हो जाएगी धीरे धीरे, और एक समय आएगा कि उसके अंदर से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखें तो हम इसमें पाते हैं कि भारत की क्रियाएं पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करती हैं। मानव की, सॉरी, तो मानो वही आपका गाड़ी आप चला ही रहे हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जनसंख्या तेजी गति से बढ़ा रहे हैं। और ग्रीन हाउस का अर्थ क्या है? तो वही पृथ्वी के चारों ओर का घेरा बना देती हैं गैसें,
वायुमंडल में जो ओजोन हमने आपको बताया कि उसमें छेद हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, 4 गैस हैं इसके अंदर। और अवक्रमण से आप क्या समझते हैं, मैंने अभी आपको बताया पिछले पेज में। आगे देखिए, इसमें आपका क्या है, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण एवं निदान। पर्यावरण के प्रदूषण का कारण क्या है, वही जो आप मल है नदियों में आप डाल दे रहे हैं, और उद्योगों का अपशिष्ट है जो रासायनिक पदार्थ वो भी आप डाल दे रहे हैं, और घरेलू जो आपका निकल रहा है कूड़ा करकट उसको आप डाल दे रहे हैं। और और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन देने वाले पौधे काटे जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमको उद्योगों से मिल जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड बनाया गया था, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, ये आपके लिए, ये कि इसमें उन वर्गों की 17 वर्गों की पहचान की गई थी कि जिससे जो है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। और इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड बनाया गया था कि यह जो है उद्योगों पर रोक लगाएगा और उनको अपना देखेगा। इसका यही काम था, आज भी है। और इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि तरंगें तो वातावरण में चली रही हैं, मोबाइल में चल रही हैं, तो ये तरंगें कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी इनका प्रभाव पड़ रहा है। और आने वाले समय में ये चीज़ें, इसमें विद्युत तरंगे भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तरंगे भी हैं, तो आने वाले समय में इसका ज़रूर कभी ना कभी इस पर रिसर्च होंगे और इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। और आगे हम पढ़ जाने कि कुछ खतरनाक उत्पाद के नाम बताइए, तो बता ही सकते हैं आप कि नमक का तेजाब है, गंधक का प्रयोग है, भारी रसायन में आप जो है आप खतरनाक औद्योगिक उत्पाद हैं आपके, बहुत से हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रासायनिक गैस है। ये आपका प्रदूषण नियंत्रण का क्या अर्थ है, तो प्रदूषण नियंत्रण का अर्थ है वही कि इसके लिए बोर्ड, मैंने आपको बताया कि ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड बना हुआ है जो प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य करता है। और रेडियोधर्मी, जो कि आजकल आप परमाणु अणु से यूरेनियम से हम बना रहे हैं बिजली, तो उससे रेडियोधर्मी प्रदूषण हमें प्राप्त हो रहा है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं, इसलिए मैं पूरी बुक को ले लिया हूँ, विद्या क्वेश्चन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आपके पास रहेगा तो आप सफिशियंट है, सामान्य आधारित विषय में आपको फेल होने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है, मेरी गारंटी भी है। और मृदा, आप इसमें यहाँ देखें तो मृदा प्रदूषण क्या है, तो मृदा प्रदूषण का अर्थ वही है, आप एक तरह से देखें तो वही रासायनिक आप जो देते हैं खाद, और वर्षा का जो कभी कभी अम्लीय वर्षा हो जाती है, तो इससे मृदा प्रदूषण का अर्थ जो है उसका भौतिक और रासायनिक जैविक गुण जब बिगड़ जाता है तो वो हम मृदा प्रदूषण है। तो आदमी का भी कभी कभी बिगड़ जाता है सारे सिस्टम, तो कभी किडनी कभी लीवर, तो उसका भी वो मानव का प्रदूषण उसे आप कह लीजिए। तो उसी आधार पे आप समझ लीजिए मृदा का प्रदूषण भी, जब इसका भौतिक रासायनिक और जैविक गुण आप बिगाड़ देंगे रासायनिक खाद डाल डाल के, तो ये आपका मृदा प्रदूषण कहा जाएगा। इसको बचाने का उपाय भी वही है कि जिस चीज़ों को आप कम करिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए, जीके का क्वेश्चन है। और फिर आगे हम अगर बढ़ के देखें तो वही ओजोन परत, तो आपका मैंने आपको बताया कि आपके चारों तरफ ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद रंग की पट्टी है, ये पृथ्वी के चारों तरफ, यही सफ़ेद रंग की पट्टी को हम ओजोन परत कहते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारे शरीर को, त्वचा को कैंसर होने से बचाती है। लेकिन जब हमारे पृथ्वी में गर्मी होगी तो इसके अंदर छेद होगा, और वो छेद हो चुका है, इसलिए हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2-4 वृक्ष ज़रूर लगाएं, और पीपल के लगाएं, बरगद के लगाएं, पाकड़ के लगाएं, नीम के लगाएं। खाने वाले वृक्ष थोड़ा लगाएं लेकिन कम लगाएं, लेकिन इन वृक्षों को ज़्यादा लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देते हैं।
और दूसरा आपको एक छोटा सा और भी आइए इस पर देख लेते हैं। कीटनाशक के प्रयोग से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बड़े आराम से आप इस पर लिख ले जाएंगे। और इससे बचने के लिए क्या आपको उपाय करना चाहिए, ये भी आप लिख ले जाएंगे। कीटों से बचाव के लिए गर्मी के दिनों में गहरी जुताई कर दीजिए, देसी खाद का उपाय करिए। और इस तरह से वो जो नीम की पत्ती का और थोड़ा सा गौमूत्र मिला के आप अगर छिड़काव करते हैं तो कीट पतंगों से बचा जा सकता है। तो आप इसका भी एक पोस्टर भी है छोटा सा, आप बना सकते हैं कृषि पे। तो पर्यावरण पर फिर अगला देखें हम क्या है, तो उसमें भूस्खलन क्या है। भूस्खलन देखिए भी उत्तराखंड में हुआ था, और इसमें आपका वही वृक्षों का कटाव मेन कारण जो है सरकारी नीति है वन विकास में, वन के ह्रास के कारण ही भूस्खलन होता है। तो ये झूम खेती क्या है, इस कारण वनों की जगह जगह आग लगाकर वन जलाकर खेती की जाती है, तो इसे हम झूम खेती कहते हैं। तो वनों में आप वन ख़त्म कर देंगे और पशु चारागाह भी ख़त्म कर देंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई करेंगे साहब, तो आपका भूस्खलन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और नदियों झील में प्रदूषण से क्या है, जो भी पानी जा रहा है नदी में जा रहा है आपका प्रदूषित जल है, चाहे वो राइस हस्क ऐश RH जो मैं अपना नाम के आगे लगाया हूँ, वो जा रहा हो, चाहे नंदगंज डिस्टिलरी का जा रहा हो, तो ये कानपुर में चमड़ा उद्योग से जा रहा हो, तो धीरे धीरे ये नदियों को हमारे ख़राब ही कर रहा है, और इससे हमारा जल प्रदूषण भी हो रहा है। आगे हम बढ़ें अगर, तो देखें कि व्यवसाय और जोखिम में क्या अंतर है। तो देखिए कोई भी व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसके जोखिम को अलग नहीं किया जा सकता, ये पर्यावरण का ही सवाल है। तो आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें जोखिम को आप हमेशा सामने रख के करिए। प्राकृतिक भी हो सकता है, आपके कारण से भी हो सकता है, यांत्रिक कारण हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको पैसा समय से ना मिले। तो व्यवसाय में जोखिम के 4 कारण अक्सर पाए जाते हैं, और व्यवसाय में जोखिम उठाने वाला ही सही माने तो उद्योगपति बनता है, क्योंकि आपने भी NCC लेके एक जोखिम भी उठाया है कि हमें अपना किसी न किसी तरह से इस पे हमें अब काम करना है। तो वो भी एक जोखिम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा आप जोखिम को उठाएं, चाहे वो व्यवसाय हो या जीवन में कभी कहीं भी हो। और ये देखिए ये एक एक नंबर का सवाल आपसे पूछ लेता है, विश्व वानिकी दिवस कब है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव आपका 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है, वन जंतु संरक्षण 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जीके के क्वेश्चन है, पर्यावरण में ही है। और श्रमजीवी मतलब सॉरी वन जीवी संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1972 में बना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसे पारित किया गया था 9 सितंबर को, कि जो है जो जानवर मतलब हमारे पास हैं, मतलब बहुत कम बच गए हैं, उनका आप शिकार नहीं कर सकते। और पशुओं के लिए मतलब अलग से अभ्याकरण वन भी बनाए गए थे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो उसमें पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संरक्षण क्या है कि संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करिए कि मतलब वो मतलब ज़रूरी हो तभी प्रयोग करिए पर्यावरण का। तो वन है जैसे लकड़ी तभी आप यूज़ करिए जब उसकी ज़रूरत हो, और वरना मत करिए। पर्यावरण मतलब संसाधनों को की जो है अधिकता को, जो पर्यावरण भगवान ने आपको दिया है उसकी अधिकता को आप रोकिए। और जैसे नदी है, नदी को साफ रखने की कोशिश करिए। और उसके बाद का महत्व इसका संरक्षण का है, तो महत्व आप खुद ही समझते हैं, क्योंकि नदी अगर आपकी साफ रहेगी, आप नहाएंगे तो आपको किसी तरह का रोग नहीं होगा। आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए भी इसका महत्व है। और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति अगर हमें बढ़ानी है तो इसकी हमें आवश्यकता है। और
इसकी जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप हमेशा देख ही रहे होंगे कि आजकल जो है बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तो ये ताकि आप उसमें अपना कूड़ा करकट ना फेंक पाएँ, और गली गली में कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। तो प्राथमिक चिकित्सा अक्सर पूछ देता है कि प्राथमिक उपचार क्या है। तो प्राथमिक उपचार यही है कि जब कहीं आप इस रसोई में भी हो सकता है आपको चोट लग जाए या पैर फिसल कर गिर जाए, तो आप तुरंत जो है उसका फौरी तौर पर उस पर कुछ लगा के उसको अस्पताल में ले जाइए। यही आपका प्राथमिक उपचार होता है। जैसे कि गांव में लोग पेड़ से गिर जाते हैं, तुरंत खपच्ची वगैरह बांध के उसको अस्पताल में ले जाके डॉक्टर को दिखाना, तो डॉक्टरी सहायता लेना, यही एक तरह से प्राथमिक चिकित्सा भी है, उपचार भी है। गांव के सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को। चिकित्सा में संबंध में की जाने वाली 4 सावधानियाँ जो है आपका, यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। और जलने पर क्या उपचार करेंगे? जले भाग को ढक देंगे, रोगी को लिटा देंगे, जले भाग को हिलाएं नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसको आप स्क्रीनशॉट में लेके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आगे मैं तेज़ी से बढ़ना चाहूँगा छात्रों। वीडियो में ख़त्म इसलिए करना चाहूँगा इसमें कि एक वीडियो में ही पर्यावरण का पूरा आ जाए। भारतीय संस्कृति में आप अगर देखें तो भारतीय संस्कृति आपका में भी पर्यावरण रहा है, क्योंकि वृक्षों की पूजा आप करते रहे हैं। तो आप बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं। आप पीपल के नीचे अगर गर्मी में भी 1 घंटे बैठें तो आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन भी देता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको लक्स बता रखी है कि उसके नीचे प्रॉपर 1000 की लक्स रखती है, ठीक गर्मी के 12 बजे। तो रहता तो 1 लाख है, लेकिन पीपल के नीचे 1000 रहता है। इसलिए हाथी भी अक्सर आप देखते होंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे बांधी जाती है। तो वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं वृक्ष हमारे, और वृक्षों की इसीलिए हम पूजा करते हैं। तो भारतीय संस्कृति यही है कि हम अपने पर्यावरणों को जो हमें भगवान ने दिया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिसे हम नहीं बना सकते, मतलब जो मानव निर्मित नहीं है, वो आपका पर्यावरण है, और वही आपकी भारतीय संस्कृति है, उसी की आप पूजा करते हैं। और चाहे आस्था से, निष्ठा से, मैं किसी धर्म विशेष पर और किसी जात विशेष पर नहीं बात कर रहा हूँ। मेरी बात सिर्फ भारतीय संस्कृति पे है, जो हमारे पर्यावरण में हमें भगवान ने दी है। नदी दी है, झील दिया है, हवा दिया है, बादल दिया है, आकाश दिया है, पर्वत दिया है, पृथ्वी दी है, पठार दिए हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो हमें भगवान ने दी हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। वृक्ष उसमें सबसे अधिक हमारे सहायक हैं। वही एक वृक्ष 10 पुत्र समान है। और यहीं पर लगभग आपका पर्यावरण ख़त्म भी हो जाता है, कक्षा 11 और 12 का। अगर आप इसे ढंग से सुन लेते हैं या समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतना ही, सिर्फ एक वीडियो ही काफ़ी है आपको 50 नंबर से ऊपर ले जाने में। और अगर और भी समान आधारित विषय के हमारे वीडियोज़ को आप सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 60-70 नंबर लेने में 100 में कोई नहीं रोक पाएगा। और इसमें कोई नकल की आवश्यकता आपको नहीं है, पर्यावरण है ये। अगला मैं टॉपिक कवर करूँगा ग्रामीण विकास। तो पर्यावरण, उसके बाद फिर उद्यमता का विकास, कैसे दुकान खोलते हैं। और आजकल लोग दुकान खोले हुए हैं, और जानते हैं आप जाइए दुकान पे तो देखिए, तो ग्राहक से वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो उद्यमता के विकास में हम लोग ये चीज़ ही सीखेंगे कि हम ग्राहक से कैसे बात करें, अपनी दुकान कैसे चलाएं, या हम नौकरी ही कर रहे हैं तो उस समय हम अपने अधिकारी से किस तरह से बात करें। क्योंकि जो गुण दुकानदार के अंदर, एक रिटेल के दुकानदार के अंदर होना चाहिए, वही गुण आपके अंदर नौकरी करते वक्त भी होना चाहिए, ताकि आपके अंदर बोलचाल, व्यवहार, कुशल, ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में भी आपको लिख के रखा है। उद्यमी के 10 गुण बताइए, छमाही में पूछा भी था और आप लोगों ने उत्तर भी अच्छा दिया है। तो मैं क्लास 11-12 दोनों से उम्मीद करूँगा कि वो ज़रूर इस वीडियो को सुने
और इसमें पर्यावरण लगभग कंप्लीट होता है, और अगले चैप्टर में मैं कोशिश करूँगा कि छोटे वीडियो में ही ग्रामीण विकास भी आपको दे दूं, क्योंकि 100 नंबर में ही सारा हो जाना है। तो 2-3 वीडियो ही काफ़ी रहेंगे पर्यावरण शिक्षा के लिए। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आपका, और उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास छात्रों की संख्या व्यावसायिक शिक्षा और की कम ही है और बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ही हमारे इस विषय को पढ़ने के लिए हैं। मेनी मेनी थैंक्स अगेन, आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह।